वेलकम टू वेव कॉमर्स क्लासेस। हम चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 12 के सीक्वल वीडियो नंबर 3 में हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर नंबर 1 का। सेकेंड वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखा और आज हम इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर मींस इंडस्ट्रीज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में कैसी थी उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जनरली इस पर एक क्वेश्चन आ भी जाता है। पहले हम देखेंगे ब्रिटिशर्स के इंडिया आने के पहले क्या था, तब हम समझेंगे कि 1947 में क्या था। इंडस्ट्रीज के नाम पर इंडिया ऑब्वियसली इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में भी देखा था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस मींस रियल वर्ल्ड फेमस। थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया जाता था। हैंडीक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या हमारे पास वो फिनिश्ड गुड्स है। सो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती थी? फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती थी। और हमेशा याद रखना, जब भी फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है उस कंट्री की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल बेस बहुत स्ट्रांग होता है। यदि हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता। रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करेगी मालूम है? जिस कंट्री में इंडस्ट्रीज नहीं होगी। इंडस्ट्री होगी तो उसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बेचेगी। एवरी सिंगल कंट्री, चाहे 1947 की हम बात करें या आज 2020 की बात करें, एनी कंट्री विच एक्सपोर्ट्स अ फिनिश्ड गुड्स इज अ कंट्री विच विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। जिस कंट्री का स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस होगा वो कंट्री ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एडवांस्ड कंट्री मानी जाएगी। प्री ब्रिटिश एरा, ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के पहले इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वाज वर्ल्ड फेमस, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया जाता था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, यदि तुम्हारा कंट्री का या किसी कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए? फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। और फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए उस कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होना चाहिए। भले ही प्री ब्रिटिश पीरियड में इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज वर्ल्ड फेमस, भले ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज एक्सपोर्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, उस टाइम पर एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत यह है कि उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट मैन मेड होते थे। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है? हाथ से बनने वाले, क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड में मशीनरीज नहीं थी। ये सब इस पर्टिकुलर टॉपिक का बेस है। इन सभी चीजों को ढंग से समझोगे तो इस पूरे प्रोसेस को बड़े आराम से समझोगे। हम जैसे जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं, फॉर गॉड सेक किसी भी पॉइंट को याद करने की कोशिश मत करना, एक रिदम में चलेगा। बेस क्या था? इंडियन हैंडीक्राफ्ट स्ट्रॉन्ग था, वर्ल्ड फेमस था, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था। और इसके साथ एक और चीज हमेशा याद रखना, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी उसका इंडस्ट्रियल बेस अच्छा होगा। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने डिटेल में तुम्हें बताया किस तरीके से उन्हें दो चीजें यहां दिखी। एक ह्यूज कंज्यूमर मार्केट, सेकंड जबरदस्त रॉ मटेरियल। जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडिया आए उसी टाइम पर थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता। इसे मैंने लेक्चर नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 इन दोनों में तुम्हें बोला है। उसी टाइम के आसपास थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई, मशीनरीज बनने शुरू हुए। दो पॉइंट, फर्स्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल मार्केट, सेकंड एक्सेप्शनली गुड रॉ मटेरियल। इंडिया में उन्हें पोटेंशियल, ये दो चीजें लगी। याद रखना, इस चैप्टर को हम यहीं से स्टार्ट भी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जनरली आता है, what are the twofold motive behind systematic deindustrialization? हम इस systematic deindustrialization के बारे में एक मिनट में समझते हैं। systematic deindustrialization का मतलब है खत्म करना, स्ट्रैटेजी बनाकर खत्म करना।
अच्छी प्लानिंग के साथ खत्म करना। सिस्टमैटिक मींस एक तो है मैं गया और मैंने वहां तबाह कर दिया, बगैर सोचे समझे मैंने तबाह किया, नहीं। जब बगैर सोचे समझे तबाह करता है ना, वो मूर्ख है। अपने फायदे के लिए उन चीजों को छोड़ दो। याद रखना, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है मालूम है? सिस्टमैटिक मींस प्लान्ड, सिस्टमैटिक मींस स्ट्रैटेजिकली। ब्रिटिशर्स ने क्या करा? दो चीजें करी, दो रीजन के कारण क्या किया? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश की। याद करो, जब ब्रिटिशर्स के आने के पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था? क्या इंडस्ट्री थी? यस, हैंडीक्राफ्ट। उस हैंडीक्राफ्ट को खत्म किया, सिस्टमैटिकली किया, प्लान्ड वे में किया। क्यों किया? उसके दो रीजन है। फर्स्ट, टू एक्सपोर्ट रॉ मेटीरियल। पॉइंट्स को एसिटीज लिखते जाना। हम पहला टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर का, टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दो क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं एक एक नंबर का। व्हाट इज मेंट बाय सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? पॉइंट नंबर 2 क्या है? व्हाट आर द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? हमें एक चीज समझनी है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? वो मैंने आपको बोला, प्लान्ड वे में इंडस्ट्रीज को खत्म करना। और उस टाइप पर इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या था मालूम है? हैंडीक्राफ्ट था। ये इसका मीनिंग हो गया। सिस्टमैटिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करने के मेथड को हम सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। अरे किया क्यों? किसी चीज को यदि किसी ने तबाह किया, मैं तबाह करता हूं या फॉर दैट मैटर कोई भी तबाह करता है, उसके पीछे कोई रीजन होगा। क्या रीजन था? दो रीजन थे। फर्स्ट, टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। इंडिया में मैंने क्या बोला? उन्होंने दो चीजें देखी, बस यही दो चीजें याद भी रखना पूरे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। सबसे पहले उन्होंने देखा कि इंडिया में अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल है। जब इंडिया के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत जमा ली ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने क्या करा है? यहां से अपने फायदे के रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। एक्सपोर्ट कहां उन्होंने करना शुरू किया? केवल और केवल ब्रिटिश में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? टू फोल्ड का। उन्होंने देखा कि हाँ, अच्छा रॉ मटेरियल, फर्टाइल लैंड है, अच्छा रॉ मटेरियल क्वालिटी वाइज बन सकता है, बड़ा सस्ता मिल सकता है। तो यहां से उन्होंने क्या करा? एक्सपोर्ट किया। किस चीज को? रॉ मटेरियल को। ध्यान देना, मैंने इसके पहले तुम्हें क्या बोला? वो कंट्री इंडस्ट्रियली स्ट्रांग होती है, वो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है जो कंट्री फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करती है। पहले क्या एक्सपोर्ट होता था? ब्रिटिश पीरियड, मैंने कहा हैंडीक्राफ्ट। क्या था? फिनिश्ड गुड्स। अब क्या करने लगा ब्रिटिश ने? अपने फायदे के लिए रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना इंडस्ट्रीज के लिए खराब है। जिस मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोला, ये चीज दिमाग में बिठाना कि रॉ मटेरियल को केवल वही कंट्री एक्सपोर्ट करेगी जिसके पास अपना इंडस्ट्री नहीं है उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की। तो उन्होंने रॉ मटेरियल देखा किसके लिए? प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, बेसिकली फॉर फुलफिलिंग इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। एक्सपोर्ट करना शुरू करा। टू फोल्ड का रीजन समझिए। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने क्यों किया? उसका दो रीजन था। पहला रीजन क्या है? रॉ मटेरियल उनको जरूरत थी। यहां रॉ मटेरियल उन्होंने पनपने नहीं दिया, यहां के लोगों को यूज करने नहीं दिया और उसको एक्सपोर्ट किया। किस लिए? क्योंकि इंडस्ट्रियल, याद रखना मैंने तुम्हें बोला, उसी टाइम पर इंडस्ट्रीज लगने शुरू हुए थे। इंडस्ट्रीज लगने शुरू हुए थे। मैन मेड, हाथ से बनाना, प्रोडक्शन कम होगा। इंडस्ट्री, मशीन लगना, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। याद रखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ? धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ? मैन मेड, हैंड मेड से वो क्या हो गया? मशीन मेड बनना शुरू किया। मशीन मेड बनना शुरू हुआ तो अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी। तो इंडिया में उन्होंने देखा कि अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल है और उन्होंने उसे एक्सपोर्ट किया अपने नीड के लिए। पॉइंट नंबर 2, फॉर एक्सप्लॉइटिंग। इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट मत करना, बड़ा प्यारा वर्ड है, एक्सप्लॉइटिंग इंडियन कंज्यूमर मार्केट। इंडिया में ऑब्वियसली इंडियन पॉपुलेशन थी और उसको यहां से रॉ मटेरियल को भेजा, उन्होंने अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाया, उस फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में एक्सपोर्ट किया। किससे? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश ने फिर से एक्सपोर्ट करके मोर देन 50% ऑफ द जो प्रोडक्शन था ब्रिटिशर्स का, वो इंडिया में कंज्यूम हो जाता था। सो टू फोल्ड क्या था मोटिव? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। पॉइंट नंबर 1, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। पॉइंट नंबर 2, फॉर एक्सपोर्टिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की मीनिंग हमने समझा। अब हम समझेंगे ये सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने मीनिंग ऑलरेडी बोल दिया, स्ट्रैटेजी बनाकर प्लान्ड वे में इंडियन इंडस्ट्री को तबाह करना। किया कैसे?
पहले हमने क्या समझा, किया क्यों, दो रीजन थे। किया कैसे, उन्होंने डिसाइड कर लिया, प्लानिंग की कि अरे इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म करना है। इंडियन इंडस्ट्री को खत्म क्यों करना है, उसके ये दो रीजन थे। उन्होंने कैसे खत्म किया, उसके दो रीजन है। फर्स्ट, डीके ऑफ, कैसे कैसे उन्होंने किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी इंडियन इंडस्ट्रीज को तबाह उन्होंने कैसे किया। पहले क्या किया, क्यों किया, क्यों उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को तबाह किया। अब हम देखेंगे उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को तबाह कैसे किया। याद रखना, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोला है, ब्रिटिश के इंडिया में आने के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री या एकमात्र इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री क्या थी, हैंडीक्राफ्ट की। तो तबाह उन्होंने किसको किया होगा, हैंडीक्राफ्ट को किया होगा। अब देखिए कैसे किया। फर्स्ट, डीके, डीके मींस सड़ा दिया। अरे किसी चीज को सड़ाने की जरूरत कैसे, कब पड़ेगी भाई, यदि उससे हमारा कोई नुकसान हो रहा है। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से ब्रिटिशर्स को भयंकर नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया चल इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को तबाह करते हैं। कैसे तबाह किया, फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट, स्टेट मींस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी किया। डिस्क्रिमिनेटरी मींस अलग अलग, इसे समझते हैं। 5 लोग हैं, ए बी सी डी, मान के चलो। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या है, 5 लोग हैं जो बनाते हैं एक ही प्रोडक्ट को। गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको ज्यादा सेल करवाना है, मतलब ए बी सी डी पांचों एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, पांचों का कॉस्ट भी एक ही है, तो सेलिंग प्राइस भी तो एक ही होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश क्या चाहती है कि इसका प्रोडक्ट बिके और किसी का प्रोडक्ट बिके ही नहीं। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिश की। हुकूमत किसकी थी, गवर्नमेंट की थी। यहां हम किसकी हुकूमत की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, बी के सेल को इंक्रीज करना है, तो बी को क्या करा कि तुम्हारा टैक्स ही नहीं लगेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट पर टैक्स ही नहीं लगेगा। मान के चलो उस टाइम पे ये सभी लोग 100 रुपए में उस प्रोडक्ट को बनाते थे। हम डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मीनिंग समझ रहे हैं। यदि ब्रिटिश को लगा कि बी का प्रोडक्ट बिकना है, ए सी डी और ई का प्रोडक्ट नहीं बिकना, तो उन्होंने क्या करा, ए सी डी और ई के प्रोडक्ट पे जबरदस्त टैक्स लगा दिया। 10%, 12%, आई कांट गिव यू एनी फिगर क्योंकि मेरे पास नहीं है। 10%, 50%, 20%, 30%, एक पर्टिकुलर टैक्स, जबरदस्त टैक्स लगा दिया। और इसको टैक्स लगाया ही नहीं। ये कौन है मालूम है, ब्रिटिश के प्रोडक्ट है, वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ब्रिटिश से, और इंडियन मार्केट में आया ना, इंडियन प्रोडक्ट पर उन्होंने जबरदस्त टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया। टैरिफ वर्ड यूज करना, टैरिफ और टैक्स में फर्क है, लेकिन टैरिफ ही वर्ड यूज करना, समझने के लिए समझ लेना कि टैक्स है। तो जबरदस्त टैक्स इस पे लगा दिया जिस बाकी चारों में। तो इंडियन कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा, सस्ता प्रोडक्ट खरीदेगा। तुम कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे, एक दो चीज बिल्कुल एक जैसी है, एक 100 रुपए की, एक 150 रुपए की है, क्वालिटेटिव बिल्कुल सही है, तो कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो सस्ता है वही खरीदेंगे। तो ब्रिटिश के प्रोडक्ट जब इंडियन मार्केट में आए तो वो सस्ते इसलिए थे क्योंकि उस पर टैरिफ नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। इंडियन प्रोड्यूसर्स पे उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, तो इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैंडीक्राफ्ट बनाते थे वो क्या हुए, पॉइंट नंबर 1, डी के सड़ गए। कैसे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। पॉइंट नंबर 2, इस पर मैंने यहां लगाया, बिल्कुल ऐसे ही बनाना। इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाता था उस पे टैरिफ लगता ही नहीं था। जब ब्रिटेन से इंडिया में आता था, जब इंडिया से ब्रिटेन जाता था रॉ मटेरियल, बिल्कुल नहीं लगा। जब वहां से फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में आया उस पर भी टैक्स है, तो डबल टैक्स बेनिफिट का फायदा उनको मिला। इंडियन प्रोड्यूसर्स जो बनाते थे उस पर वो टैक्स लगा देते थे। जब यहां से गया रॉ मटेरियल उस पर टैक्स नहीं, वहां से फिनिश प्रोडक्ट आया उस पर टैक्स नहीं, तो इंडिया में उनका प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो जाता था और इंडियन प्रोडक्ट्स पर वो टैक्स लगा देते थे। इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे, ब्रिटिश के प्रोडक्ट सस्ते, जिसके कारण इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिक नहीं पाया इंडियन मार्केट में। पॉइंट नंबर 2, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोट्स। प्रिंसली कोट्स, ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के पहले इंडिया में क्या थे मालूम है, रजवाड़े थे। रजवाड़ों को प्रिंसली स्टेट बोला जाता है। छोटे छोटे जो राजा थे, रजवाड़े थे, अपने पर्टिकुलर एरिया में वो राजा थे, वो अपने कानून बनाते थे। जब वो अपने कानून बनाते थे, वहां के हैंडीक्राफ्ट को वो प्रोत्साहित करते थे। They used to increase the handicraft of that particular state. Princely state means रजवाड़े।
रजवाड़े में जो राजा हुआ करते थे वो अपने राजघराने में अपने उसमें जितने भी स्टेट था, जितना भी उनका एरिया था, उसमें जितने भी हैंडीक्राफ्ट हुआ करते थे, याद रखना हैंडीक्राफ्ट पूरे इंडिया में था। यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं तो भी स्टेटमेंट सही है। हर एक प्रिंसली स्टेट्स में हैंडीक्राफ्ट्स हुआ करता था और हर प्रिंसली स्टेट एक दूसरे के हैंडीक्राफ्ट से कंपीट करते थे। तो वो क्या सोचते थे कि हमारा हैंडीक्राफ्ट सबसे अच्छा हो, हमारे प्रिंसली स्टेट का हैंडीक्राफ्ट सबसे अच्छा हो, क्वालिटेटिव जबरदस्त थे। सो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने भी राजा थे, वो अपने हैंडीक्राफ्ट और जो बनाते थे उन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे और उनको प्रमोट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, प्रमोट करते थे, जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट जबरदस्त थे। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, प्रिंसली स्टेट का, रजवाड़ों का सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगा। रजवाड़ों का सिस्टम धीरे धीरे जब खत्म होने लगा, ऑटोमेटिकली क्या खत्म होने लगा, उनको जो प्रोटेक्शन मिलती थी हैंडीक्राफ्ट बनाने वालों को, उनकी प्रोटेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगी। कंपटीशन फ्रॉम मैन मेड प्रोडक्ट्स। ब्रिटिश में मैंने कहा ऑलरेडी मशीन से बनने लगे। सोच के देखो, जब मशीन से बनते हैं बहुत क्वांटिटी जबरदस्त बन सकती है। जब क्वांटिटी जबरदस्त बनेगी, ऑब्वियसली मैन मेड की क्वालिटी में और मशीन मेड की क्वालिटी में फर्क तो होगा। पॉइंट नंबर 3 का कंपटीशन फ्रॉम मैन मेड प्रोडक्ट्स। मैन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन हुआ किसका? मशीन का प्रोडक्ट का, जिसके कारण धीरे धीरे मैन मेड प्रोडक्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्या था? मैन मेड था। मशीनरी से उनका कंपटीशन जब हुआ, धीरे धीरे जो मशीन से मैन्युफैक्चरिंग था उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली मैन मेड से ज्यादा अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 4, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। डिमांड, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, 4 वर्ड्स याद रखना। डिमांड कैसे बदलती है मालूम है? बाकी 3 चीज से बदलती है। डिमांड किससे बदलती है? बाकी 3 चीज से बदलती है। फैशन से बदलती है, टेस्ट से बदलती है, प्रेफरेंसेस से बदलती है। टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन, इन 3 चीजों से डिमांड चेंज हो जाती है। सोच के देखो, आज से 10 साल के पहले तुम्हारे पास मोबाइल फोन रहा हो और आज तुम्हारे पास मोबाइल फोन रहा है, उन दोनों मोबाइल फोन में जमीन आसमान का फर्क होगा। धीरे 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 जैसे ही फीचर्स एडअप होने लगते हैं किसी भी चीज में, इस पर्टिकुलर केस में मोबाइल में, 10 साल के पहले शायद, मुझे इतना याद नहीं, शायद कैमरा नहीं था, शायद रेडियो नहीं था, शायद धीरे धीरे जब फीचर्स ऐड होने शुरू हुए मोबाइल फोन्स में, तो हम न्यू मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ऑब्वियसली, चाहे whether it is you or me, हम जब भी मोबाइल फोन खरीदने जाएंगे हम सोचते हैं कि उसमें लेटेस्ट फीचर्स हो। जब ब्रिटिश से हैंडीक्राफ्ट बन के आया, वो वाले हैंडीक्राफ्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट के एग्जैक्ट सिमिलर नहीं थे, क्योंकि उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके मींस ब्रिटिशर्स के, उसके हिसाब से न्यू मॉडल्स इंडिया में आने लगे। जैसे ही न्यू मॉडल इंडिया में आने लगे, न्यू डिजाइन्स इंडिया में आने लगे, लोग धीरे धीरे ओल्ड हैंडीक्राफ्ट से न्यू हैंडीक्राफ्ट की ओर अट्रैक्ट होने शुरू हो गए। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस जब इंडियन मार्केट में आने लगे, वो डेफिनेटली इंडियन प्रोडक्ट से अलग थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट से अलग थे। हर हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल अलग होता है। हम प्रिंसली स्टेट की भी बात करें, उस टाइम पर भी जयपुर में जिस तरीके का हैंडीक्राफ्ट था, वैसा दिल्ली का हैंडीक्राफ्ट नहीं था। वैसे ही जब ब्रिटेन से न्यू हैंडीक्राफ्ट के डिजाइन्स आए, वो इंडियन कंज्यूमर्स को मोर अट्रैक्टिव लगे, जिसके कारण इंडियन कंज्यूमर्स क्या हुए? इंडियन हैंडीक्राफ्ट से शिफ्ट होकर ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट की तरफ वो झुकने शुरू हुए। दैट्स कॉल्ड न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए रेलवे का नेटवर्क वहां बिछाया जहां जहां से उनको
रॉ मटेरियल की जरूरत थी जहां से वो कम्यूट करवा सकते थे, आराम से ट्रांसपोर्ट करवा सकते थे, एंड अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को जहां जहां पहुंचा सकते थे। जहां उन्होंने देखा कि यहां एक पोटेंशियल मार्केट है या पोटेंशियल कंज्यूमर है, तो वहां उन्होंने अपना रेलवे नेटवर्क बचाया। ये 5 रीजंस के कारण हम कहते हैं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट सड़ गया। डीके मींस खत्म होना शुरू हुआ। हमने सबसे पहले किया कि क्यों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इंडिया में ब्रिटिशर्स ने। सेकेंड, हम कर रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया। हमने पहला पॉइंट किया था डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, उस पे 5 पॉइंट्स से। उसके बाद सेकेंड क्या है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स क्या डेवलप कर पा रहे थे। याद रखना तकरीबन उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर अपने बैक ऑफ माइंड में याद रखना। अब हम एक ऐसे पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं जहां फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे, अराउंड हुए थे 1914 से, बट बैकग्राउंड कब से स्टार्ट हुआ, अराउंड 1910 से। हम 1910 के तकरीबन की बात कर रहे हैं, 1905 1906 से लेकर अराउंड 1941 तक की बात करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जहां इन्वॉल्व था। क्या इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे थे? नहीं। यदि कर भी रहे थे, वर्ड क्या है, ब्लीक, अरे ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। या तो कर ही नहीं रहते, कर भी रहते तो ब्लीक मींस बिल्कुल ना के बराबर। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इंडियन मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट emerged from second half of 19th century, तकरीबन तो ये मान के चलो 1900 से थोड़ा इंडियन डेवलपमेंट, इंडियन मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से धीरे धीरे हुआ। और हुआ भी कैसे, एब्सोल्युटली ब्रेक, बहुत ही कम, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। किसने किया? सम इंडस्ट्रीज बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसकी बात करते हैं, मैं टिस्को की बात करते हैं, जो अराउंड 1907 में फर्स्ट हुआ, दैट इज टाटा स्टील कंपनी। इसके अलावा भी कुछ प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंडिया में हुई जो बनाती थी, सीमेंट बनाती थी, लेकिन याद रखना नेग्लिजिबल थी, इसीलिए नेग्लिजिबल वर्ड मत यूज करना, ब्लीक वर्ड यूज करना, बहुत कम, ना के बराबर। सीमेंट बनाती थी और शुगर इंडस्ट्री थी, अगेन ना के बराबर, इंडियन एंटरप्राइज ना के बराबर। और पेपर इंडस्ट्रीज, क्योंकि उस टाइम पर धीरे धीरे लोगों ने लिखना शुरू किया, प्रिंट मीडिया स्टार्ट हुई, जिसके कारण पेपर की जरूरत हुई। ऑल्दो इंडियन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे पनप रही थी, धीरे बहुत धीरे। लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों पार्टिसिपेट करेगी? किसकी, कौन सी गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट। अरे इंडियन के गवर्नमेंट के नाम की कौन कर रहा था? ब्रिटिश। क्यों पार्टिसिपेट करेगा? किसमें? मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में करेगा ही नहीं। हाँ करेगा तो किसके लिए करेगा? अपने फायदे के लिए करेगा। और अपना फायदा उसके लिए कहां था? जहां से रॉ मटेरियल मिला था या फिनिश प्रोडक्ट था। इसीलिए उन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया? जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया वो उसने रेलवेज में किया। और रेलवे में क्या, पूरे इंडिया में क्या ना, जहां उनको फायदा था। और ऑलरेडी मैंने बोला कि वहां उनको, कहां उनको फायदा था? 2 जगह फायदा था, रॉ मटेरियल लेने के, फिनिश प्रोडक्ट। जहां पे उन्होंने देखा पोटेंशियल मार्केट है, वहां वो रेलवेज को प्रमोट करने लगे। दूसरा कम्युनिकेशन था, वहां उन्होंने कम्युनिकेशन को डेवलप किया जहां उनको फायदा था। रेलवेज एंड कम्युनिकेशन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, स्टेट पार्टिसिपेशन था, लेकिन स्टेट पार्टिसिपेशन में क्या था? अपने फायदे के लिए उन जगहों में था जहां उन्हें फायदा था। नो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ना के बराबर कैपिटल गुड है। देखो शुगर इंडस्ट्री कंज्यूमर प्रोडक्ट है, सीमेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट है, पेपर कंज्यूमर प्रोडक्ट है। अरे कोई मशीनरी बनाने वाली इंडियन कंपनी थी नहीं। और जब मशीनरी बनाने वाली इंडियन कंपनी बनेगी ना, तब भी तुम बोल सकते हो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इंडिया में। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो बनाते भी हो या इंपोर्ट भी करते हो और तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो अपना इंडस्ट्रियल बेस है, इंडस्ट्रियल को स्ट्रॉन्ग, इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। याद रखना, आज के हमने टॉपिक में एक हमने ये किया, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, और ये 2 पॉइंट हमें समझाते हैं कि कैसे हुआ। In my subsequent next lecture, we will be talking about most importantly foreign trade. Thank you.